सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कोविड-19 की इस महामारी को देखते हुए अपन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। बच्चों, अपने क्लास 10th के अंदर काफ़ी सारे व्याकरण के पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे व्याकरण के प्रकरण हैं। उनमें से एक संधि प्रकरण को लेते हैं आज। बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। संधि क्या होती है? संधि, इसका विच्छेद किया गया सम धा की। इस प्रकार से संधि रूप निष्पन्न होता है। उसी प्रकार संहिता, सम धा इक्त टाप स्त्रीलिंग का है। इस प्रकार से संहिता रूप संपन्न होता है। इसमें इक्त और टाप दो प्रत्यय हैं। इसकी डेफिनेशंस हैं: वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेलन को ही संधि कहा जाता है। वर्णों में होने वाले लोप, आगम, आदेश, वर्ण विकार, उनको संधि कहा जाता है। जब मेलन करते हैं तो ये चीज़ों का भी बीच में प्रयोग किया जाता है यथासंभव, तो उन्हें संधि कहते हैं। एक है परसन्निकर्ष है संहिता, एक सूत्र है पर यानी सन्निकर्ष यानी अत्यंत, समीपता ही संहिता है यानी संधि है। संहिता को भी संधि कहते हैं। यानी दूसरे वर्ण यानी पहले वर्ण को दूसरे वर्ण के यथासंभव समीप लाना ही क्या है? संधि है। सामान्यतः वर्णों के मेलन को संधि कहा जाता है, यानी वर्णों के जो मेल होगा उसी को संधि कहा जाता है। वर्णों के मेलन में होने वाले लोप, आगम, आदेश और वर्ण विकारों को संधि कार्य कहा जाता है। पहले वाले वर्ण को दूसरे वाले वर्ण के यथासंभव समीप लाना संधि कार्य कहलाता है। पहले वाले वर्ण को दूसरे वाले वर्ण, एक तो प्लस के इस साइड होगा, एक प्लस के इस साइड होगा, दोनों को यथासंभव समीप लाना संधि कार्य कहलाता है। अर्थात पूर्व और पर वर्णों की अत्यंत समीपता को ही संधि या संहिता कहा जाता है। जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है वे दोनों वर्ण संहिता संज्ञक होते हैं। संहिता संज्ञक का मतलब जो संज्ञा होगी उसकी संहिता संज्ञा होगी। संधि कार्य में जो भी कार्य होगा वो संहिता संज्ञा के बाद में ही होगा। जैसे सुधीदन उपास्य, तो यहां पर शुद्धोपास्य यण संधि हो गई। यहां ई और उ संहिता संज्ञक वर्ण है तो इनकी संहिता संज्ञा हुई है। यहां देखिए, संधि कार्य नित्य या वैकल्पिक दो तरीके से होता है। वैकल्पिक का मतलब है एक बार होगा एक बार नहीं होगा। नित्य का मतलब वहां पर वो कार्य होगा ही। एक श्लोक दिया गया है: संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षा नपेक्षते। यानी संहित एक पदे नित्या, एक पद में प्राप्त होने वाला संधि कार्य नित्य रूप से होगा। एक पद में प्राप्त होने वाला संधि कार्य नित्य रूप से होगा या होता है। नित्या धातु उपसर्गयो, और धातु और उपसर्ग में भी नित्य ही होगा। नित्या समासे वाक्य, और नित्य ही किसमें होगा? समास में। वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो नित्य करता है या नहीं करता है। देखिए, एक पद में प्राप्त होने वाला संधि कार्य नित्य रूप से होता है। नीचे दिया है
यहाँ पद से तात्पर्य, यहाँ पद से तात्पर्य शब्द रूप या धातु रूप से हैं, अर्थात शब्द रूप या धातु रूप के बीच प्राप्त होने वाला संधि कार्य नित्य रूप से होगा। शब्द रूप या धातु रूप के बीच प्राप्त होने वाला संधि कार्य नित्य रूप से होगा। जैसे जे धन अ, यहां पर यण संधि हुई हो, जे धन य, यहां पर अयादि संधि हुई है, एक के स्थान पर अया आदेश हुआ है, जया बना है, तो यहां नित्य हो गया। भोदन अति भवती, यहां भी अयादि संधि है। क्लियर? फिर है उपसर्ग और धातु के बीच में प्राप्त होने वाला संधि कार्य भी नित्य रूप से होगा। यानी उपसर्ग और धातु, नित्या धातु उपसर्गयो, ऊपर श्लोक में पढ़ा अपन ने, तो उपसर्ग और धातु के बीच में प्राप्त होने वाला संधि कार्य भी क्या होगा? नित्य। कौन कौन से में? एक पद में प्राप्त होने वाला कार्य क्या होगा? नित्य होगा। धातु और उपसर्ग में नित्य होगा। कैसे? प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग है तो प्रति प्लस एति, प्रत्येति हो गया, यहां पर नित्य हुआ है। यानी जरूरी था यहां पर संधि कार्य होना। अधिधन इते अधीते, इस प्रकार से। इसी तरह दो उपसर्गों के बीच प्राप्त होने वाला संधि कार्य भी नित्य होगा। दो उपसर्गों के बीच, एक तो उपसर्ग हो गया, एक दो उपसर्गों के बीच। प्रति धन आगच्छति, प्रति उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, तो प्रत्यागच्छति। इसी प्रकार वी आंग उपसर्ग है, अंगे की संज्ञा हो जाती है यहाँ पर करणम, व्याकरणम, इस प्रकार से। क्लियर? तो किस किस में हो गया? एक पद में प्राप्त होने वाला संधि कार्य नित्य हो गया, धातु और उपसर्ग में होने वाला संधि कार्य नित्य हो गया। और आगे देखते हैं नंबर 3, समास के प्रसंग में भी प्राप्त, समास के प्रसंग में, किसके प्रसंग में? समास के प्रसंग में भी प्राप्त संधि कार्य नित्य रूप से होता है। अर्थात जिन दो पदों में समास कार्य हो उनमें प्राप्त संधि कार्य अनिवार्य रूप से होता है। यानी दो पदों में समास कार्य हो उनमें प्राप्त संधि कार्य अनिवार्य रूप से होगा। जैसे प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, यहां पर उपसर्ग नहीं है, नहीं होगा, ये अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, बंध समास, द्विगु समास, बहुत सारे समास पढ़े थे अपन, 4-5 समास पढ़े थे, इनके भेद पढ़े थे। उसी देखिए उसी प्रकार रमाधन ईशः, रमेशः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया ये। अब है वाक्य। वाक्य में क्या कंडीशन है? लेकिन लौकिक वाक्य के प्रसंग में प्राप्त संधि कार्य वैकल्पिक होगा। कौन से? लौकिक वाक्य के प्रसंग में प्राप्त संधि कार्य वैकल्पिक है। अर्थात संधि कार्य करना या नहीं करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो वहां संधि कार्य करता है या नहीं करता। जैसे सा इह आगच्छति, यह रूप भी शुद्ध है, तथा सेहागच्छति, सेहागच्छति, यह रूप भी शुद्ध है। समझ गए? इस प्रकार से। लेकिन यदि वाक्य किसी काव्य, छंद, श्लोक, मंत्र, सूत्र, वार्तिक का वाक्य है, कौन कौन सा? काव्य, छंद, श्लोक, मंत्र, सूत्र, वार्तिक,
इनका वाक्य है तो प्राप्त संधि कार्य अनिवार्य रूप से होगा। इनके अंदर अनिवार्य रूप से संधि कार्य होगा। क्लियर। अब आते हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके बारे में जानेंगे हम। व्याकरण के शास्त्रीय ग्रंथों में सभी जगह संधि के भेदों को 5 के रूप में स्वीकार करते हैं। पंच संधि प्रकरण की चर्चा की गई, यानी कि ऐसा स्वीकार करके पंच संधि प्रकरण की चर्चा की गई है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में संधि के 5 भेद बताए हैं। किसमें? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में। कौन कौन से हैं वो 5 भेद? अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहते हैं, प्रकृति भाव संधि, हल संधि जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। ये 5 भेद बताए हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव संधि को अच संधि में, इसको प्रकृति भाव संधि को अच संधि में मिला दिया गया तथा स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित करके संधि के कितने भेद बताए गए? 3 बता दिए गए। लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या हुआ? प्रकृति भाव संधि को तो अच संधि में तथा स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित करके संधि के 3 प्रकरण बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकरण हैं? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच का मतलब स्वर संधि, हल का मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से अब उसके बाद में हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं अणत्व प्रक्रिया के। अणत्व प्रक्रिया का मतलब है न कोण न आदेश कैसे किया जाता है। रसाभ्याम नोण समान पदे, एक ही पद में र या श के बाद स्थित न के स्थान पर न आदेश हो जाता है। क्या? एक ही पद में, एक पद हो उसमें र या स के बाद स्थित न हो, यानी र या स के बाद कौन हो? न हो के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। यदि बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं हो तो। यदि बीच में किसी भी वर्ण का क्या हो? नहीं हो, व्यवधान नहीं हो। जैसे कीर धन र के बाद में न है तो कीर्ण बन गया, तीर धन र के बाद में न है तीर्ण बन गया। इस प्रकार से कृष्ण धन स के बाद में न है तो र्ण बन गया। तो कौन सा सूत्र कर रहा है ये काम? रसाभ्याम नोण समान पदे। क्लियर। उसके बाद में है रिवर्णांतस्य अणत्वम वक्तव्यम। रिवर्णांतस्य अणत्वम वक्तव्यम। री या री वर्ण के बाद स्थित, री या री वर्ण के बाद स्थित न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। जैसे मातृनाम, मातृनाम था तो उसका मातृनाम हो गया। री के बाद में न है तो री के वर्ण के बाद में स्थित न के स्थान पर क्या हो जाता है? न आदेश हो जाता है। क्लियर। अट अटकुप्वांग नुम वेवायपि, एक सूत्र है अटकुप्वांग नुम वेवाय अपि। अट, अट का मतलब स्वर और ह य व र प्लस अयोग वाह। क वर्ग का मतलब क के सारे वर्ण। पू का मतलब प वर्ग, प के सारे वर्ण 5। आंग का मतलब आ और अनुस्वार। क्या कह रहा है? र या स या री के बाद स्थित अट वर्णों, स्वर है वर्ण प्लस अयोग वाह, क वर्ग, प वर्ग, आंग और नुम अनुस्वार वाला का व्यवधान होने पर भी न के स्थान पर आदेश हो जाता है। ये व्यवधान एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यवधान वाले वर्ण इन्हीं वर्णों में से होने चाहिए। जैसे रामायणम, यहाँ र आ गया तो यहाँ न है
और इनके अंदर जो वर्ण है वो इनके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें न को नया आदेश हो गया, रामायणम। क्लियर। उसी प्रकार अक्षोहिणी, इसमें स है, क्ष में क और से मिलकर क्ष मिलता है बनता है, तो स है, स है यहाँ पर ये स्वर प्लस है, ये भी स्वर में आ गया, तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है, और बाद में ना आ रहा है तो भी अणत्व कार्य हुआ है, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि अट को क वर्ग प वर्ग आंगोर नुम, ये अनुस्वार वगैरह हो तो उसके बाद में इनका बीच में व्यवधान हो, इनमें कितने भी वर्णों का व्यवधान हो, उसके बाद में न हो तो उसको क्या हो जाता है, अणत्व आदेश हो जाता है। उसी प्रकार उरय के न, तो उरय के न हो जाएगा। क्लियर। अब है पदांतस्य, पद के अंत में स्थित हलंत न को णत्व नहीं होता, चाहे सभी परिस्थितियां विद्यमान हो। ये निषेध कर रहा है, पद के अंत में स्थित हलंत न पूर्णत्व नहीं होता है, तो इसलिए रामान बना है, इसमें र होते हुए भी न पूर्ण नहीं हुआ है, र है ना यहाँ पर, उसके बाद में न हुआ नहीं हुआ है, तो रामान अकुर्वन, इस प्रकार अर्थात शब्द रूप या धातु रूप में के अंत में कभी भी णत्व कार्य नहीं होता है। ये सारा मैटर आपकी क्लास वर्क की कॉपी के अंदर अच्छे अच्छे शब्दों के अंदर लिखेंगे और फिर मुझसे चेक करवाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।